नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय देसाई और 10वीं के सभी छात्रों का मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी 87 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है वो हिंदी का 7वां लेसन जिसका नाम है खुला आकाश, हाँ, इसे देखने वाले हैं। पेज नंबर है 27। और इसे लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है कुंवर नारायण। और ये जो है ये पूरक पठन है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पूरक पठन होता है वो विचारशील होता है। कैसे होता है? विचारशील होता है। हमें विचार करने पर हमें विचार करने पर वो मजबूर करता है। हाँ, और ये जो पाठ है वो थोड़ा सा एक अलग प्रकार का है। कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आप ऐसे कैसे बता रहे हैं। पेज नंबर 27 पर आ जाइए और देखिए कि यहाँ पर 10 मार्च 1998 है, उसके बाद भी 98 है, उसके बाद 98 तारीख जो चेंज है 8 अगस्त। तो यहाँ छोटे छोटे परिच्छेद है और उनका टाइटल जो है वो अलग अलग प्रकार का है। और इन सब का टाइटल यहाँ पर खुला आकाश जो है, खुला आकाश से रखा गया है। क्योंकि ये जो लेसन है, ये जो रचना है वो क्या है? डायरी नुमा है। आप लोगों को पता है डायरिया देखिए आप लोगों ने डायरी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी अगर डेली डायरी है तो हम लोग डेली डायरी में, हर रोज़ की डायरी में, हाँ, उस दिन क्या हुआ। कुछ लोगों को डायरिया लिखने का बड़ा शौक है। हाँ, क्या है? डायरिया लिखने का शौक होता है, आदत होती है, अच्छी आदत है। हमारे दोस्त है ग्लेन सर, और अभी फ़िलहाल वो हांगकांग में है, वहाँ वो जॉब करते हैं। लेकिन जब हम साथ में काम करते थे उनके पास सदैव एक डायरी रहती थी। क्या? एक डायरी हुआ करती थी और उस डायरी में वो लिखा करते थे। बहुत अच्छी बात है, उन्हें उनसे मुझे भी कुछ बातें सीखने के लिए मिली। और उस डायरी में जो है वो अपने अपने तरीके से हर दिन क्या किया उन्होंने काम, हाँ, सारी बातें जो है वो लिख के रखते थे। क्योंकि हम मुझे भी इस प्रकार की आदत नहीं है। वास्तविक रूप से इस प्रकार की आदत हम लोगों ने डालनी चाहिए, क्योंकि हम फिर सोचते आ रहे यार मैंने उस दिन क्या काम किया था, या फिर मैंने उनको ये दिया था, वो दिया था, जो भी कुछ बात है, हाँ, हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, और इस प्रकार से अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो हमें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी, किसी प्रकार की इस प्रकार से समस्या नहीं होगी, बराबर ना। और इसीलिए यहाँ पर मुझे हमारे जो दोस्त है ग्लेन डिसिल्वा सर, उनकी याद आ गई, इसलिए मैंने बताया। और यहाँ पर कुंवर नारायण जी जो है ये डायरी नुमा ये जो पाठ है इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर किस प्रकार से उसे लिखा है वो भी एक बार बता दूँ कि यहाँ पर लेखक जो है उन्होंने अपने हर रोज़ की उस डायरी में कुछ घटनाएं, कुछ बातें लिखी है। और उन बातों को यहाँ पर छोटे छोटे मतलब परिच्छेदों में रखा है। और इन परिच्छेदों को यहाँ पर खुला आकाश, हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर इस टाइटल से यहाँ पर लिखा गया है, हमें पढ़ने के लिए वो दिया है। अर्थात वास्तविक रूप से ये जो खुला आकाश है ये दिशाओं का खुला आकाश, उनका जो साहित्य संग्रह है इससे लिया गया है। क्योंकि उनके परिचय के अंदर वो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ से है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं कि जो कुंवर नारायण है एक हिंदी के अच्छे सशक्त कवि रहे, हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि रहे आधुनिक युग के नई कविताओं के अंदर के। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1927 में फैजाबाद, हाँ, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। उनकी मृत्यु जो है 2017 में हुई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाँ, नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। कविताओं की निर्मिति के लिए मूल रूप से ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। और मूल रूप से नई कविता जो है आधुनिक युग के अंदर आने वाली नई कविता, और उन नई कविताओं के अंदर ये एक सशक्त हस्ताक्षर जो है वो रहे कुंवर नारायण जी। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। और आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। अच्छी बात है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च
सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो भारत के साहित्य जगत का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा क्या होता है, ये सम्मान होता है। और इस सम्मान से अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। ये बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे गिने चुने ही लोग हैं, या फिर हिंदी की बात अगर करें तो हिंदी में गिने चुने लोग ही है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उनके समग्र साहित्य को देखने के बाद इन्हें ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। हाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों आदि उनके महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहले क्या है, अंदर की दुनिया। इस टाइटल से कुछ 4-5 पंक्तियाँ जो है उसे देखेंगे। अंदर की दुनिया क्या है। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए, बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विचारशील पूरक पठन होता है। पूरक पठन का मतलब ये है कि हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ये पंक्तियाँ, हमारे अंदर की जो दुनिया है, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज़्यादा बड़ी होती है। क्या, अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, और हम उसका विस्तार नहीं करते। हम खुद का जो विस्तार है, अपने अंदर अपना जो मन है, अपने जो भाव है, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, उनका विकास नहीं करते हम लोग। यहाँ पर ये बता रहे कवि, लेखक, कि हम क्या करते हैं कि वास्तविक रूप से बाहर दिखने वाली जो दुनिया है, इससे कई गुना हमारे अंदर की जो दुनिया है वो बड़ी होती है, लेकिन हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। मतलब जो भी कुछ है हम बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो है कुछ है वो सब बाहर ही है, या फिर दूसरों के अंदर ही है, या फिर दूसरी वस्तुओं के अंदर ही है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है। और आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है। हाँ, आज़ादी अगर हम लोगों को चाहिए तो आज़ादी बाहर नहीं है, आज़ादी हमारे अंदर है। इस प्रकार से कवि लेखक बता रहे हैं कि आज़ादी वो भी कैसी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो कहाँ पर संभव है, वो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। और स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने ही लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी उसका महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। मतलब क्या, दूसरों के लिए भी इसका इस्तेमाल इसका उपयोग हो सके, हमारे लिए तो होता ही है, बराबर ना। और इस प्रकार से ये जो है वो विशेष क्या महत्व रखेगा, स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखेगा, लेकिन दूसरों के लिए भी इसका फ़ायदा हो सकेगा। इसलिए हमारी अंदर की जो दुनिया है, वो अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया के मामले में या फिर उनसे क्या होती है, बड़ी होती है। और ये यहाँ पर अंदर की दुनिया टाइटल का जो नाम है, टाइटल जो है, इसकी कुछ पंक्तियाँ जो यहाँ पर ख़त्म हुई है। और ये जो डायरी के अंदर लिखा हुआ है वो है 10 मार्च 1998 के दिन इन्होंने लिखा है, जो यहाँ पर उतना ही उस दिन का इन्होंने लिखा है, उस दिन का। और उन्होंने एक दूसरे टाइटल से उनके डायरी में जो लिखा है उस डायरी में से उठा के यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि डायरी, रिपोर्टाज, ये जो है इस प्रकार की नई विधाएँ जो है, नई विधाओं का विकास हिंदी में हुआ है। और अभी डायरी की जो विधा है इसे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहली अंदर की दुनिया जो यहाँ पर लिखा हुआ टाइटल है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, जो 10 मार्च 1998 के दिन लिखा है। चलो दूसरा टाइटल देख लेते हैं हम लोग, मकान पर मकान। क्या टाइटल है उसका, मकान पर मकान।
क्योंकि डायरी के अंदर इस प्रकार से एक ही दिन में अलग अलग घटनाएं हो सकती है और इसीलिए उसी दिन की ये घटना है, लेकिन घटना का टाइटल जो है या फिर घटना जो है वो अलग होने के कारण यहाँ पर लिखा है, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। विलेखक जो है उस समय दिल्ली में रह रहे हैं और इसीलिए जिस गली में आजकल मैं रहता हूँ वहाँ, और दिल्ली की भीड़ आपको पता है, वहाँ का माहौल पता है, वहाँ का प्रदूषण पता है मूल रूप से। प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान जो है वो अग्रसर है, इस बात को आप भूलना नहीं है, ठीक है। और ऐसी अवस्था में वो बताना चाहते हैं कि जिस गली में मैं आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन आसमान दिखाई नहीं देता, ठीक है। और उस गली में पेड़ भी है, क्या पेड़ भी है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है, मतलब पेड़ तो नहीं है लेकिन पेड़ लगाने की कोई संभावना ही नहीं है वहाँ पर। पेड़ लगाए नहीं सकते, मकान ही मकान है। और इतने मकान की लगता है मकान लदे हैं और लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी क्या है भीड़, जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और इस प्रकार से बिल्कुल लंद फंद रूप से ये भीड़ मकानों की हो गई है। मतलब वो अनावश्यक भीड़ है। लंद फंद मतलब उसका कोई उपयोग नहीं, अनावश्यक जो है जो उपयोग में नहीं आ सके, इस प्रकार से इसका अर्थ है। और वो भीड़ बनी और बिल्कुल जो एक संकरी गली में फंस गई है। और संकरी मतलब क्या, छोटी सी गली, छोटा सा रास्ता, और इस प्रकार से एक छोटे से रास्ते से वो गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर, वो लेखक जो है वो जिस मकान में रहते हैं उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व एक तंग गली दिखाई देती है। जब वो बाहर देखने की कोशिश करते हैं उस वक्त उन्हें क्या दिखाई देता है, दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली जो है वो दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है इन्हें लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं दिखाई देती, और बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखाई देती। और इस प्रकार से उन्हें वो बताना चाहते कि चिड़िया वगैरह इन्हें दिखाई दे रही है, लेकिन वो टेलीफोन के तारों पर बैठी या फिर बिजली के तारों पर बैठी मगर वो बातचीत करती या फिर घरों के अंदर घोंसले बनाते हुए नहीं दिखाई। जिस प्रकार से हमें जंगलों में चिड़ियों का जो बोलना है, चहकना जो है उनका बराबर, और उनका घोंसले बनाने का जो काम जो है वो इन्हें दिखाई नहीं देता। और उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं केवल, इस प्रकार से उन्हें लगता है, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हो। मतलब ये कृत्रिम रीति से बनाए हुए ये पक्षी है, इस प्रकार से उन्हें लग रहा है। और मैं ऐसी संकरी बिल्कुल छोटी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले के बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। और इस प्रकार से वो बताना चाहते कि मैं इस भीड़ से, इस संकरी गली से, इस प्रकार की जो मेरा जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले से मैं क्या कर रहा हूँ, जूझ रहा हूँ और इस भीड़ से इस बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। इस प्रकार से इन्होंने अपने उस डायरी में जो 10 मार्च 1998 के दिन लिखी है वो यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए दूसरा टाइटल है फिर, जिसका नाम है सही साहित्य। क्या नाम है उसका? सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है, बिल्कुल 1.5 पंक्ति है वो। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। मतलब क्या कि सही और संपूर्ण साहित्य वही होता है जो
गुण दोषों को बिल्कुल बराबर लेके चलता हो, अच्छी बुरी दोनों बातों को लेकर चलता हो, सही गलत को लेके चलता हो, और हम दोनों आँखों से देखते हैं, और हम लोग जो है केवल एक ही पक्ष को अपनाए नहीं, दोनों पक्षों को अपनाएं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं, मतलब केवल हमारा रिश्तेदार है या फिर हमसे जान पहचान का इंसान है इसलिए उन्होंने जो लिखा है उसकी सराहना करे, और दूसरों ने लिखा हुआ साहित्य उसे नज़रअंदाज कर दे, आंख बंद कर ले, ऐसी बात नहीं। सही साहित्य वही होता है हम दोनों आँखों से उसे देखे, परखे, समझे, बराबर। और ये लिखा है उन्होंने 8 अगस्त 1998 के दिन, ठीक है। और आगे देखिए, अगला जो टाइटल है उसका नाम है जाने खुद को। क्या? जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। क्या? बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। और जब हम लोग आत्मचिंतन करते हैं उस वक्त हम अपने खुद का ही आत्मचिंतन करते हैं, दूसरों का नहीं ले सकते हम लोग, बराबर ना। या फिर दूसरों के बारे में हम उस समय सोच नहीं सकते। और इसीलिए लेखक बता रहे हैं कि हम लोग जो है वो आत्मचिंतन करें, और ऐसे आत्मचिंतन के समय ना तो दूसरों को बीच में ले, ना तो सबको बीच में ले, केवल अपने ही बारे में सोचें। इससे 2 फायदे होंगे। क्या? इससे 2 फायदे होंगे। कौन कौन से? कि एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग खुद को जितना जानते हैं उतना हमें कोई दूसरा नहीं जानता। क्या? हम क्या चीज़ है ये हमें पता होता है, हम कितना झूठ बोल रहे, कितना सच बोल रहे, कि हम कौन सी बात जो है उसे कर सकने में सक्षम है, ये हमें खुद को पता होता है, दूसरों को नहीं पता होता। कि दूसरे तो केवल चेहरा देखते हैं, या फिर हम लोग जो है चेहरा बदलने में भी माहिर है। तुरंत में नाटकीय स्थिति में हम लोग अपना चेहरे के जो भाव है उसे बदल सकते हैं, लेकिन वो बदला हुआ भाव जो है या फिर दिखावटी रूप जो है वो हमें खुद को पता होता है, सामने वाले को नहीं। इसलिए देखिए आगे लेखक बताते हैं कि जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ मतलब गर्व रखता है, दम मतलब वो जानने का जो विश्वास रखता है, गर्व रखता है, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संकुचित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं, बराबर ना। और दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिसमें हमें अपनी सोच समझ में है। जिस प्रकार से हम अपने सोच और समझ में जिस प्रकार से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस प्रकार से हम लोगों ने दूसरों के सोच और दूसरों के भरोसे पर भी विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, नकारात्मक वृत्ति का नहीं। कैसा भाव होना चाहिए? सकारात्मक स्वीकृति जो है उसका। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। और इस प्रकार से हमारे ही प्रतिरूप जो है हमसे अलग या फिर भिन्न नहीं होता, अर्थात दूसरा या फिर अन्य नहीं, इस प्रकार से। और ये लिखा है 12 नवंबर 1998 के दिन, ठीक है। और ये जाने खुद को, ये टाइटल जो है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर रुकते हैं पहले वीडियो में, और तुरंत दूसरा वीडियो जो है वो भी मैं बनाता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो जो है वो हम लोग आसानी से एक बैठक में एक बार देख सकते हैं। अगर बड़ा वीडियो बन गया हो गया तो उसे देखने में आप क्या करते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसलिए हम लोग जो है 2 वीडियो बनाएंगे। ये पहला वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और अगला वीडियो जो है उसके लिए आप लोग तैयार रहना। धन्यवाद।